अच्छा, इस सेशन को हम चाह रहे थोड़ा इंटरेक्टिव रहे तो ज्यादा अच्छा है। जी। पुष्कर साहब, जस्ट एक इंटीमेशन देना चाहते हैं। जी पुष्कर जी, जैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी जी हमारे समाज के बहुत सारे लोग बच्चों को बताना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस ग्रुप में आपकी सीनियर मिसेस आभा रानी दीदी, जो IRS हैं, अभी आपके दिल्ली में है, वो भी जी, इसमें जुड़ी हैं और अगले संडे में उनका क्लास रहेगा। बहुत तो बढ़िया। आई आल्सो वेलकम दीदी। यहाँ पे हैं आभा रानी सिंह, IRS हैं, सीनियर हैं। वो भी जुड़ी हैं अगली बार से। वो भी अगला सेशन उनका रहेगा अगले संडे। प्लीज जी इंटरेक्टिव बनाइए, थैंक यू, आगे कीजिए प्लीज। थैंक यू शिव कुमार जी। जी मुझे बस दीदी। मैं ये देखना चाह रही थी कि किस तरह से आप कंडक्ट कर रहे हैं, और अविनाश, यू आर रियली डूइंग वेरी वेल। नमस्ते मैम। नमस्ते। सो नाइस, प्लीज कंटिन्यू। यस दीदी, अगले संडे बच्चे आपको भी सुनेंगे, बढ़िया लगेगा उनको सबको। जी जरूर प्लीज जरूर जरूर। प्लीज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी का सिलेबस भी बनाया गया है, वो इतने लॉजिकल तरीके से बनाया गया है कि आपके आसपास में जो चीजें भी घट रही हैं और प्रशासन में जिस चीज को आपको टैकल करना है, वही सारी चीजें आपके आसपास में हैं। बस आपको वो वो नजर डालनी है कि अच्छा हाँ, ये सिलेबस में है तो इसको हम कैसे डाल सकते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं कि हमारी जनसंख्या का अगर कैटेगराइजेशन किया जाए, मैं फर्स्ट वाले सेशन में ये बताया था कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, अगर मैं एटीट्यूड क्या होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर के। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के एटीट्यूड है, या आप किसी भी समस्या को सिर्फ समस्या के रूप में देखते हैं और आपका ये एटीट्यूड है कि हमसे इससे मतलब नहीं है, मैं क्यों इसके लिए पीछे पीछे पड़ूं। अगर आपको लगता है कि ये मेरा काम नहीं है और अभी मुझसे कोई बोलेगा तो करेंगे, या जब मेरे ऊपर आएगी तब देखा जाएंगे, तब इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा नहीं हो। आप केवल समस्या को समस्या के रूप में देखते हैं, आप उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो यूपीएससी को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिनके अंदर इनिशिएट करने की क्वालिटी ना हो, जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी ना हो। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे सोसाइटी में जैसा कि अभी पॉपुलेशन का मैंने एक आपको वो बताया, कैटेगराइजेशन बताया कि हमारे पॉपुलेशन में 0 to 5 कितनी जनसंख्या है, 6 to 15 कितना है, 16 to 35 कितना है। तो वैसे भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, विकलांग हैं और ट्रांसजेंडर हैं। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है सब एज ग्रुप के लिए और डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लिए एक पॉलिसी लेवल पे काम करती है। उन सारे चीजों से आप अवेयर हो कि नहीं है, वो सारी चीजें भी यूपीएससी का एक सिलेबस है, उससे पूछती है। ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि अभी प्रीलिम्स को लेकर के या आप लोगों में से किसी ने कभी प्रीलिम्स दिया है या अभी तैयारी ही कर रहे हो, या आपको उस बीच में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो एक एक दो क्वेश्चन में लेना चाहूंगा, नहीं तो फिर ये 40 मिनट का सेशन है वो फिर वो ऑफ हो जाएगा। बच्चों ने प्रीलिम्स दिया है, जरा इंटरेक्ट करें। जो बच्चे हैं कोई अपनी बात बताएं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं अर्चना कुशवाहा बोल रही हूँ। जी बोलिए। सर मुझे यूपीएससी का तैयारी करना है, स्टार्ट करना है, लेकिन मेरा एज 27+ हो गया है। ओके, एज 27+। अभी हाल फिलहाल आप क्या कर रहे हो? सर अभी तो मैं वनडे एग्जाम देख रही थी, यूपीएसआई में हुआ था, लेकिन मेरिट में नाम नहीं आया। अच्छा, तुम नहीं अभी आप कहीं इंगेज हो या केवल फुल टाइम तैयारी कर रहे हो आप? नहीं सर, केवल फुल टाइम तैयारी। अच्छा, पीसीएस वगैरह भी दे रहे हैं? सर अभी स्टार्ट करना है, अभी शुरू किए नहीं। मतलब पीसीएस एक बार दिए थे 2018 में, जो कि प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मैंने छोड़ दिया था। अच्छा,
देखिए अगर आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे में आपका कहीं अभी प्रीलिम्स मेंस कहीं हुआ था इस बीच में, या यूपीएसआई के बाद? सर उसके पहले एसएससी में हुआ था एक बार, तो वहाँ फिजिकल में क्लियर नहीं कर पाई थी। अच्छा, यानी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है आपको। यस सर। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पीसीएस की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आप 5-6 साल वनडे की तैयारी आप किए हो तो बट ऑब्वियस है कि आपको वनडे पे और जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है या जो है, अब बहुत अच्छे से तैयारी हो गया होगा। पीसीएस का सिलेबस आप एक बार देख लीजिए यस सर। और मेरा नंबर सर शेयर कर देंगे तो मैं आपको अलग से गाइड कर दूंगा। और बेस हमेशा एनसीईआरटी रहेगा, करंट अफेयर खूब अच्छे से आप पढ़िए। ओके सर। पीसीएस जरूर दीजिए आप, ठीक है? सर मैं दृष्टि से लेना चाहती थी बैच यूपीएससी के लिए, तो क्या मेरे लिए सही रहेगा अभी? नहीं अभी नहीं, एनसीईआरटी आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है? नो सर, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया है। नहीं, एनसीईआरटी जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो दृष्टि में जो आपको समझ बताएंगे समझ में नहीं आएगा, तब ये बहुत जरूरी है। ओके सर। तो सर एनसीईआरटी कितने कितने तक है? 6 to 12 हर सब्जेक्ट का रहेगा या फिर किसी किसी सब्जेक्ट का? मैं वो लिस्ट बना करके मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सबको मिल जाएगा और आप भी उसमें से देख लीजिएगा। ओके सर। जी पुष्कर साहब एक ग्रुप है हम होंगे कामयाब, जिसमें सारे बच्चे जुड़े हैं। मैं चाहूंगा अगर आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा, तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। यस सर प्लीज प्लीज प्लीज। पीयूष कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? सर नमस्ते, मैं राहुल राज बोल रहा हूँ। जी राहुल। सर मेरे क्वेश्चन था कि इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप इम्पोर्टेंट उनको नहीं पकड़ सकते न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त भी, जब काफी रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनका कैसे प्रिपेयर किया जाए, इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर इस टाइप के क्वेश्चंस? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक्चुअली क्या है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स हमारे साथ में होता है, तो इसलिए वो लोग डीप में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें आप क्या कीजिए, किसी भी चाहे किसी भी कोचिंग, क्योंकि देखिए मार्केट में कोई ऐसे फुल फ्लेज कोई ऐसी बुक नहीं है जो पूरा सिलेबस या जो भी क्वेश्चन आता है वो कर सके। या तो विजन का नोट्स ले लीजिए या तो इनसाइट वालों का नोट्स ले लीजिए, आप प्रिंट आउट मार्केट में मिल जाता है पीडीएफ, उसको आप पढ़ते रहिए और डेली करंट अफेयर से रिलेटेड चाहे विजन पे या तो इनसाइट पे एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला जो पार्ट है वो लोग करंट अफेयर्स अपडेट करते रहते हैं, वहां से पढ़िए और वो मोर देन सफिशिएंट है। विजन का हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, विजन का हिंदी में भी आता है। कोचिंग वाले जो नोट्स प्रिपेयर करते हैं वो पूरा कॉम्प्रहेंसिव होता है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। मार्केट में कोई कॉम्प्रहेंसिव बुक नहीं है एनवायरमेंट इकोलॉजी को लेकर के, है तो केवल बेसिक तैयार करते हैं वो, ठीक है? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर GS4 जो इथिक्स का है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, GS4 एथिक्स में क्या है ना कि वहां पे एक तो आधा पार्ट तो आपका थ्योरी पूछता है और आधा पार्ट आपका जो है सिचुएशनल क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, उसमें आपको मैं बता दूं, बेसिक के लिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अरिहंत की एक बुकलेट आती है, उसको आप बेसिक, जैसे अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं तो वो उसके लिए एनसीईआरटी का ही काम करती है। अच्छा, जहां तक अप्रोच की बात है तो मैं एथिक्स पे 5 मिनट बोलना चाहूंगा। यूपीएससी ने जो एथिक्स का सिलेबस बनाया है वो इसलिए बनाया है कि जितने भी टर्म है, जैसे अगर बोलते हैं सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये सारे वर्ड हैं, थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल में कहाँ अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप किसी भी संस्था से जुड़ते हैं, उस संस्था का अपना एक वजूद होता है, अपनी एक ट्रांसपेरेंसी होती है, तो उस संस्था में जब आप जुड़ने चाह रहे हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है, ये सारी एथिक्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि
महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, विवेकानंद, ये सारे लोगों को जब हम पढ़ते हैं, ये सोसाइटी को क्या देते हैं, सोसाइटी को जीवन जीने का तरीका देते हैं। यानी इन्होंने जो बातें बोली हैं वो हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण क्यों है कि जितने भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, जो जितने भी दुर्गुण चीजें हैं, वो मनुष्य के भीतर ना रहें। अगर वो मनुष्य के भीतर दुर्गुण नहीं रहेगा तो यूपीएससी चाहती है कि अगर वो दुर्गुण आपके अंदर ना हो तो आप हमारे लायक हो, यानी आप यूपीएससी के लायक हो। तो जब तक आप उस क्वालिटीज को नहीं पढ़ोगे, उनके लोगों के बारे में नहीं पढ़ोगे कि एक ऐसे सद्गुण क्या हो सकते हैं, कि ऐसे एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं जो पॉजिटिव पर्सनालिटी, एक ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी बनाने में हेल्प करे। एथिक्स का यही इंपॉर्टेंस सिलेबस में है। तो अगर आप अरिहंत का एक जो बेसिक बुक आता है उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर उसी एथिक्स के आधार पर केस स्टडी होता है। कि जैसे आपको ये बोला जाए कि जैसे एक पॉपुलर केस स्टडी होता है कि आप किसी भी गांव में एक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में हैं और वहां पे हैजा फैला हुआ है और एक कोई दवा है और वहां का एक दबंग आदमी चाहता है कि लिमिटेड दवा है और वहां का दबंग आदमी चाहता है कि आप उसके बच्चे को दे दो, और एक गरीब आदमी आया है उसका भी बच्चा उससे मरने वाला है तो उसको दवा दीजिए। तो आपके पास ये जो डिलेमा आ गया, ये जो संशय की स्थिति आ गई कि आप दवा पहले किसको देंगे। तो पता लगा कि जो दबंग आदमी वो आपको डरा रहा है कि नहीं आप मेरे बच्चे को दो, नहीं तो मैं आपको नुकसान पहुंचा दूंगा। और जबकि गरीब आदमी आपको दवा कुछ बोल भी नहीं सकता, केवल आपसे आग्रह कर सकता है। अगर आप वहां पे एक ऐसे पोस्ट पे पहुंचे हुए हैं कि जहां पे आपसे ये अपेक्षा ही नहीं की जाती है कि आप किसी से डरें या आपको किसी को अनड्यू फेवर पहुंचाएं, तो वहां पर आपका ये जो मोरल एंड एथिक्स है जो आप इस सिलेबस में पढ़ेंगे, आपकी जो ग्रूमिंग होगी, ये आपको हेल्प करेगा कि उस समय आपको डिसीजन कैसे लेना है, जिससे ये ना लगे कि कोई आपको डरा दे और अब जिससे ये ना लगे कि आप एक डिसीजन की वजह से किसी की जान चली जाए। ठीक है, वो सिचुएशनल क्वेश्चन आपको एथिक्स में पूछे जाते हैं। वो उस बेसिक बुक को आप पढ़ेंगे तो वो पहले वो थ्योरी और वो क्या कहते हैं कि वो प्रिंसिपल आप समझ लेंगे, फिर उसी के बेस पे वो सारे केस स्टडी समझ में आएगा। अगर आप कहेंगे तो इसमें सर जैसे बता रहे हैं कि आप लोग अभी अभी जुड़े हैं, तो मैं एथिक्स पे स्पेशली जो है 2-3 सेशन ले लूंगा, तो आपका पूरा अच्छे से वो फिर स्पेशल एथिक्स पे ही रहेगा। मैं केस स्टडी भी जरूर सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चाहते हैं कई सारे सेशन कंटिन्यू अपना होता रहे, है ना जी। ऑलवेज बेटर रहेगा। वेलकम, थैंक यू फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जरूर लीजिएगा। जी बिल्कुल। हाँ, अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है तो बीच चीजें निकल रही है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ ना कि आप क्वेश्चंस कीजिए तो फिर वैसे चीजें निकलेंगे जो सबको हेल्प करेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मकान जी। सर हमें 23 का एग्जाम देना है, इसलिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? अच्छा, नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना है? यस सर। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है? जैसे सिलेबस एक बार कंप्लीट में पढ़ चुका हूँ, बस रिवीजन करना है। प्रेजेंट टाइम में मैं ऑप्शनल लेके चल रहा हूँ। क्या ऑप्शनल को मैं अभी ऑप्शनल हिंदी है, क्या मैं ऑप्शनल को भी ब्रेक लगा सकता हूँ कि साथ में भी लेके चलूँ? देखिए ऑप्शनल आपको दिसंबर तक पढ़ना है, उसमें ब्रेक नहीं लगाना है। यस सर। क्योंकि जैसे ही आप प्रीलिम्स, जैसे कि आप जनवरी, इस बार जून में एग्जाम है। यस सर, 28 मई को एग्जाम है प्री का। अच्छा, 28 मई को है 2023 में। यस सर। यस सर। अगर आप इधर प्रीलिम्स में जनवरी से आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज वगैरह बनाना, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्रीलिम्स का। अभी जहां भी चाहे विजन का हो, जिसका भी हो, विजन का करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, हिंदी मीडियम का बहुत अच्छा उनका है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप कहाँ रह रहे हैं अभी? प्रेजेंट मैं इलाहाबाद ही हूँ, पुष्पा हॉस्टल, प्रियदर्शी छात्रावास। ओके ठीक है। तो मैं अगर आप देखिए आपका सिलेबस कोचिंग किया है या वैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट है? मैंने कोचिंग लिया था, बट कोविड के टाइम में उतनी बढ़िया कोचिंग मेरी नहीं हो पाई थी, तो मैंने घर रह कर ऑनलाइन क्लास ही किया था कोविड के टाइम में।
ठीक है। हाँ। तो आपके लिए अभी बिल्कुल सलाह है कि आप जुलाई अगस्त आप मेंस का टेस्ट सीरीज और उसके पैरेलल 2 महीना 3 महीने बाद जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर लीजिए। यस सर। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यस सर। अदरवाइज घर पे पढ़ते पढ़ते केवल रिवीजन करेंगे और क्या करेंगे कैसे करेंगे वो लाइनअप नहीं हो पाएंगे। यस सर। मेंस का टेस्ट सीरीज आप विजन में ज्वाइन कर लीजिए, प्लस उसके 2-3 महीने बाद प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और सिलेबस। और हाँ, प्रीलिम्स का जब आप जनवरी से शुरू करेंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हिंदी लिटरेचर का सिलेबस से कुछ भी पूछे आप तुरंत लिखने के लिए तैयार हो, क्योंकि जैसे ही आपका प्रीलिम्स होगा आपके पास टाइम नहीं रहेगा सिवाय रिवीजन के। हिंदी लिटरेचर खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए आप। यस सर। ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। यस सर। मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल रहा है, मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर दूंगा कैसे क्या अप्रोच रहेगा। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ ओके। अच्छा, आपका ऑप्शनल हिंदी रहा है ना? मेरा सर 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल रहा है, हिंदी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस। तो बच्चों को बहुत गाइड मिलेगा, क्योंकि जो जो बच्चे जिस सब्जेक्ट के होंगे वो आपसे एडवाइस इस पे भी ले सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ें और क्या करें। दैट इज द बेसिक नीड। यस ओके, सर, प्लीज। हाँ कोई और अभी हम बोलने वाला था। राहुल, क्या नाम है? सर इंटरनेशनल रिलेशन को सर कैसे मतलब उसको कवर किया जाए, करंट से रिलेट कैसे किया जाए सर, उसके बाद थोड़ा बताएं। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि अगर आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री खूब अच्छे से तैयार है तो आप इंटरनेशनल रिलेशन को समझ पाएंगे। ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक बेसिक बुक टीएमएच की आती है, वो मैं इंटरनेट से देख करके आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक खरीदनी है। मोटा मोटा अपने दिमाग में ये रखना है कि भारत का संबंध पड़ोसियों के साथ कैसा है और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसा है। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें तो हमारा संबंध, हमारी पार्टिसिपेशन यूएन में कैसी है, यूरोपियन यूनियन में कैसे है, इवन जो साउथ एशिया का एक सार्क बना हुआ है 8-9-7-8 कंट्री का, उसमें कैसे है। वर्ल्ड लेवल पे जो इंसिडेंट होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, इंडिया का स्टैंड कैसा रहता है और जो प्रोमिनेंट कंट्री हैं उनसे हमारा बायलैटरल रिलेशन कैसा है। ज्यादा डीप में जाना है, विकिपीडिया आप सिंपल सा जाओ कि जैसे मान लीजिए कि भारत और अमेरिका संबंध आपको पढ़ना है, तो बेसिक में अगर जहां फाउंडेशन की बात करूं तो आप विकिपीडिया पेज खोल दो, तो शायद हिंदी में भी ट्रांसलेट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें लिखिए भारत अमेरिका संबंध और विकिपीडिया का शुरू से लेकर के अंत तक आप देख लीजिए, तो आपको मोटा मोटा ये मालूम होना चाहिए कि फ्रॉम 1947 या 1950 से लेके अब तक भारत का अमेरिका के साथ क्या संबंध रहा है और किन किन इश्यू पे भारत ने हमें समर्थन दिया और हमारा विरोध किया। तो आपको मोटा मोटा ये आइडिया हो जाएगा कि भारत अमेरिका हमारा दोस्त है या न्यूट्रल कंट्री है, या हम भारत के विकास में वो क्या क्या हेल्प कर सकता है। दूसरी बात, अभी मैं अगर खाड़ी देशों की बात करें, गल्फ कंट्रीज की बात करें, जो हमारे यहाँ से लोग यहाँ पे जाते हैं कमाई करने के लिए खाड़ी देशों में, चाहे वो सऊदी अरेबिया हुआ, चाहे दुबई हुआ, चाहे कुवैत हुआ, चाहे ईरान हुआ, चाहे इराक हुआ, हमारे लोग जो जाते हैं अनस्किल्ड लोग वहाँ ड्राइवर का काम करने जाते हैं, प्लम्बर का काम करने जाते हैं। तो कल को कोई प्रॉब्लम होता है वहां पे, तो जैसे कि अभी यूक्रेन में वार हुआ था, रसिया ने अटैक अभी भी चल ही रहा है, तो हमने कुछ ऑपरेशन चलाया कि वहां से जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे सुरक्षित लाना। अब हमारी पॉलिसी क्या है, यूएस अमेरिका रसिया ने अगर यूक्रेन पे वार अटैक किया है तो इसमें हमें यूक्रेन का समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या रसिया का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर्स में आती रहती हैं, करंट अफेयर्स के मैगजीन में आते रहते हैं, तो उससे आपका एक अप्रोच बन जाएगा। लेकिन बेसिक्स के लिए मैं आपको बोलूंगा कि विकिपीडिया के पेज को जरूर देखिए, इससे आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा जिस भी कंट्री से हमारा जो संबंध है। और हार्डली 20 से 25 कंट्री से लेकर के अगर आप अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो उसी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जी सर। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक और क्वेश्चन है सर। करंट अफेयर कितने मंथ का कवर करना आवश्यक है?
देखिए 12 महीने का अगर आपने करंट अफेयर्स आपने किया है तो अच्छा है, लेकिन जहां पर साइंस एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं वहां पे 18 महीने का कवर कीजिए। यानी साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज है वो 18 महीने आप कवर कीजिए। बाकी राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 12-13 महीने, ज्यादा नहीं। थैंक यू सर। हाँ, और वो भी जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसको 2 महीना छोड़ के, जैसे अगर आपका मई में एग्जाम है तो वो 12 महीना मार्च से शुरू होगा। यस सर। हाँ, थैंक यू सर। सर अभी हम ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर में है सर, तो फिलहाल के लिए अगली साल के लिए हम तैयारी करेंगे, तो सर इस समय प्रीलिम्स का तैयारी करें या मेंस का? आप बीएससी में हैं, किसमें हैं? बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर है सर। देखिए बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर है, आप पहले एनसीईआरटी शुरू करो, ठीक है ना? जी सर। जी सर। और प्रीलिम्स और मेंस का भी ध्यान मत दो। और जब कभी भी मन में ये आए कि प्रीलिम्स पहले पढ़ना चाहिए कि मेंस पहले पढ़ना चाहिए, तो हमेशा ऑलवेज मेंस के सिलेबस को ही आधार बना के तैयारी करना है आपको। कि अगर आपने मेंस के सिलेबस को आधार बना के तैयारी कर लिया है तो उसी को बेस बना करके ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? प्रीलिम्स का मतलब ये है कि जिस साल भी आपको एग्जाम देना है उसके 5 महीना पहले प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, साल भर नहीं पढ़ना है। अगर साल भर पढ़ना है तो सिर्फ मेंस की तैयारी करना है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप मन्नू, आपका नाम मन्नू शो कर रहा है, मन्नू नाम है आपका? जी सर, मन्नू कुमार। हाँ मन्नू जी, मैं आपको ये सलाह करूंगा, बीटेक एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो एमएससी एग्रीकल्चर से करिए, या तो अगर आपको कोई पैकेज मिलता है या आपको कोई जॉब ऑफर मिलता है तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप टेक्निकल सब्जेक्ट से हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जॉब मिलना मार्केट में बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्रीकल्चर की बहुत डिमांड है। तो मेरी पर्सनल सलाह है कि पहले आप जॉब पे फोकस करो इनिशियल ईयर में, या तो एमएससी करो एग्रीकल्चर से तो आपका प्रोफाइल थोड़ा और रिच हो जाएगा, फिर साथ में तैयारी करो, फुल टाइम तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उसका सब यहाँ पे ये मनु है, ये देवरिया कुशवाहा हॉस्टल से जुड़े हैं जी। और अभी एक और बच्चा राहुल कुशवाहा बोल रहा था इलाहाबाद में जो प्रियदर्शी हॉस्टल है, दोनों जगहों पे अपने समाज के बढ़िया बच्चों की संख्या है। इनको प्रॉपर गाइडेंस जैसे इलाहाबाद प्रियदर्शी हॉस्टल कुशवाहा मिले तो हमारे 80-90 से अधिक बच्चे यही तैनात हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और सर मैं अभी घर जा रहा हूँ, 28 को घर जा रहा हूँ। हाँ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो बच्चों से मिलूंगा मैं। हाँ। तो मैं वो काम कर रहे लोग, उन लोगों से बोल दिया जाएगा प्रियदर्शी में आप जाएंगे, बढ़िया रहेगा। 1 घंटे का सेशन लाइव अगर वहां ले लेंगे तो राहुल जुड़ा है, राहुल से मैं बोलूंगा कि आपको इनवाइट कर लेगा, जिस समय टाइम रहेगा सुटेबल टाइम पे इलाहाबाद हॉस्टल में कर देगा, बेटर रहेगा जी। 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, 1 घंटे आ जाऊंगा। ओके सर, बढ़िया रहेगा बच्चों को। हाँ हेलो सर, मैं जी, चलिए। हाँ, ये कह रहा है मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ और करने के लिए मेंस का तैयारी का। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा माइक लगा लीजिए। सर ये कह रहा है मैं बीकॉम सेकंड ईयर छात्र हूँ जी। बीकॉम सेकंड ईयर जी। तो ओके, कौन सा सब्जेक्ट तैयार करें? ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, देखिए मैं तो एक बात ये बताऊंगा कि अगर आप बीकॉम से ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे नजदीक में आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी मीडियम है आपका, अभिषेक आपका हिंदी मीडियम है? हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट सेशन में बताया कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी खूब अच्छे से आना चाहिए और उसको ऐसे पढ़ना है कि जैसे आपका वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो मैं आपको सलाह ये देता हूं कि अगर आपको बीकॉम में बहुत ज्यादा, बीकॉम के जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो,
अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑप्शनल। वो हिस्ट्री ऑप्शनल अगर खूब अच्छे से आप पढ़ते हैं तो सिलेबस जो जीएस का सिलेबस है उसमें तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, और ऑप्शनल तो आपका है ही है, क्योंकि हिस्ट्री बिना पढ़े आप यूपीएससी की तैयारी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अनलेस अगर आपके ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं कि आप उसमें कमांड है, अगर होता नहीं कि इसमें कुछ भी पूछो मैं बता सकता हूँ, अगर वो स्थिति नहीं है तो मैं ऐसे लोगों के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल सजेस्ट करता हूँ। और वो हिंदी माध्यम का सब्जेक्ट है, हिंदी माध्यम में मटेरियल अवेलेबल है, प्रोफेसर अवेलेबल है, गाइडेंस मिल जाएगा, तो आप इसको रखिए हिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक है। सब कंटिन्यू कीजिए, 10 मिनट और है अपने पास। और हाँ। एक और बात मैं इसमें बता देना चाहता हूँ पुष्कर साहब, जैसे ये चल रहा है, एक हमने और बनाया है जेई के लिए, तो फिजिक्स की एक अलग से, एक फिजिक्स के बहुत बढ़िया टीचर है, शाम को 7 बजे से जूम पे क्लास लेंगे। अगर किसी के घर का कोई बच्चा जो 11th में 12th में हो, जेई मेंस 2023 के लिए तैयार करना चाहता हो, तो उसको मैं लिंक भेज दूंगा, पर्सनली करेंगे। तो 7 से 9 फिजिक्स पे चलेगा एक क्लास इवनिंग में, तो जस्ट इंटीमेशन, और आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ। अच्छा, नहीं ठीक, एक्चुअली वो फिजिक्स के बेसिक बहुत बढ़िया बताने वाले टीचर हैं, उनको मैं पर्सनली जानता हूं। ही इज फ्रॉम बंगाल बट ही विल ज्वाइन टुडे 7 PM पे। तो जी आप कंटिन्यू कीजिए बच्चों के साथ। मेरा सब लोगों से यही आग्रह है कि जो अब तक मैंने बताया मैं उसको समअप कर देता हूं कि पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको स्टडी ब्रेक नहीं करना है आफ्टर ग्रेजुएशन, यूपीएससी फुल टाइम तैयारी नहीं करना है, आपके पास प्लान भी तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात, एनसीईआरटी एक फाउंडेशन का काम करता है, और एनसीईआरटी में भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री में खूब अच्छे से आपको मेहनत करना है, तभी आप यूपीएससी के बाकी सिलेबस को खूब अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तीसरी बात, जैसे मैंने कोचिंग को लेकर के बोला है कि कोचिंग इसलिए करना जरूरी है कि अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी कोचिंग आपके सफलता की गारंटी नहीं लेता है, और किसी भी कोचिंग से आपको सफलता की गारंटी की उम्मीद भी नहीं करनी है। कोई भी अगर ये फोटो लगा करके या कुछ अपना प्रचार प्रसार के ये बोलता है कि हमारे यहाँ से पढ़ा तो आईएएस बन गया, नहीं, आप जब भी बनते हैं आप अपने मेहनत से बनते हैं, क्योंकि सेम कोचिंग से कुछ लोग प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू निकाल करके सिलेक्शन हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे में काबिलियत है, ना कि कोचिंग में काबिलियत है। तो इसलिए आपका एक ये रहना चाहिए कि कोई भी कोचिंग तभी अच्छी है कि जब वो ऑन टाइम सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में पूरा करा दे, वही अच्छी कोचिंग है। जहां फैकल्टी अच्छे हों जो आपको सिलेबस टाइम पे पूरा करा दें, और कोई भी चीज जो बोले कि 11 महीने में तैयार करा देंगे तो 11 महीने में तैयार कर दे, 12 महीने बोले तो 12 महीने में तैयार कर दे, वो अच्छी कोचिंग है। आपको अपने मेहनत पे विश्वास करना है, और इसमें गाइडेंस बहुत जरूरी है, इसमें मेंटोरशिप बहुत जरूरी है। आप टच में रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। अच्छा, आप जहां भी रहते हैं ग्रुपिंग बना लीजिए। ग्रुपिंग में जैसे बहुत सारे बच्चे अगर साइंस ग्रेजुएट हैं तो आपको साइंस के बारे में अच्छा बता सकते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं तो वो आपको पॉलिटिकल साइंस बता सकते हैं। तो हर आदमी का हर पक्ष मजबूत नहीं रहता है, तो आप जहां भी रहें आप ग्रुपिंग करके तैयारी कीजिए, आपस में डिस्कशन कीजिए। और जैसा कि मैंने एग्जांपल दे करके बताया कि अभी बरसात का सीजन है तो बाढ़ आया हुआ है, तो आप ये सोचिए इसकी टेक्निकल चीजें न्यूज में आ रही हैं, सिलेबस में है, न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, आप उसको डीप में जाके पढ़ो कि बाढ़, भारत के ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जो बाढ़ प्रभावित एरिया हैं, या बाढ़ का टेक्निकल क्या है। हमारे सिलेबस में है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अलग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है 3rd पेपर में, तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस में जाकर के अच्छे से तैयार करो। टर्मिनोलॉजी पे जितनी पकड़ रहेगी आंसर राइटिंग करने में उतना आपको क्या कहते हैं कि हेल्प मिलेगा, और उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
लैंग्वेज मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो यूपीएससी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अंग्रेजी को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि 300 नंबर का पेपर यूपीएससी में आता है और आपको उसको पास करना ही होगा, अदरवाइज आपका एवोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमको तो पीसीएस की तैयारी करना है, हमको अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज आते हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं जो अंग्रेजी में पहले पब्लिश होती हैं और ट्रांसलेट होते होते 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप फर्स्ट हैंड उस चीज को पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर द हिंदू न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो 24 घंटे बाद उसकी मटेरियल आपको समझ में आता है। अगर कोई कोचिंग वाला उसको ट्रांसलेट करता है या कोई यूट्यूब वाला उसका वीडियो बना करके उसको हिंदी में प्रेजेंट करता है, तब आप तक पहुंच पाती है। अगर आपकी अंग्रेजी इतने स्तर की है कि आप द हिंदू अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसका क्रक्स समझ सकते हैं, तो फर्स्ट हैंड आप उसको समझ लेते हैं और आप फायदे में रहते हैं, आप बढ़त में रहते हैं। अंग्रेजी वैसे ही बहुत जरूरी है जानना कि अगर आउटसाइड द यूपी, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका पोस्टिंग हो जाता है तो वहां आपका अंग्रेजी ही हेल्प करेगा। या इवन आप यूपी में ही अगर पोस्टेड है, आईएएस है, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होता है, हाई कोर्ट का पूरा प्रोसीजर अंग्रेजी में होता है। इवन मैं इनकम टैक्स में हूँ, यूपी में जाइए, सारे के सारे जो है प्रोसीजर अंग्रेजी मीडियम में होते हैं, कोई हिंदी में नहीं होता है। केवल लेटर वेटर लिखने के लिए छुट्टी का जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं वही हिंदी में होता है, अगर आप चाहो तो अंग्रेजी का बड़ा इंपोर्टेंस है, आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हिंदी माध्यम बिल्कुल भी बाधा नहीं है। अभी रिजल्ट यूपीएससी में हिंदी में आ रहे हैं और उन्हीं के आ रहे हैं जिनके दोनों माध्यम में अच्छी पकड़ है। मैं भी हिंदी माध्यम से इसीलिए क्रैक कर पाया कि मैं जेएनयू से पढ़ा था, जामिया से पढ़ा था, मेरा नेट जेआरएफ था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था और अंग्रेजी में मैं कम्युनिकेट कर पा रहा था और लिख पा रहा था, पढ़ पा रहा, तो द हिंदू पेपर अच्छे से पढ़ता था। यानी कि ये आपका एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है अगर आपका अंग्रेजी में अच्छे से पकड़ है तो। अदरवाइज अब भी हिंदी में, अंग्रेजी में बराबर मटेरियल अवेलेबल है, कोचिंग वालों के पास भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शनल आप ऐसा सब्जेक्ट चूज कीजिए कि जिसमें हिंदी मीडियम में मटेरियल अवेलेबल हो, गाइडेंस अवेलेबल हो। तो ये एग्जाम इतना टफ नहीं है जितना मार्केट में बताया जाता है, लोग बताते हैं। गाइडेंस है, आपकी मेहनत है, ये एग्जाम आप जरूर निकाल पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आज के लिए इतना ही, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो एनी टाइम, सर के पास मेरा नंबर है, वो ग्रुप से सब मुझे जोड़ेंगे ही, आप उसी ग्रुप में ही आप अपना क्वेश्चन डालिए, मैं उसका रिस्पांस करूंगा, आपको भी वो समझ में आएगा, बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी वो आंसर मिल जाएगा। जी, तो आपको मैं ग्रुप में जोड़ूंगा और किन्हीं बच्चों को, क्योंकि 30 से 35 बच्चे हम होंगे कामयाब व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, अगर कोई और जुड़ना चाहता है केवल बच्चे पढ़ने वाले, तो मुझे हेलो कर दे मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे, मैं जोड़ लूंगा और पुष्कर साहब को भी उसमें जोड़ लिया जाएगा। तो आपस में इंटरेक्शन होगा और संडे टू संडे कोचिंग होगा। मेरा मोबाइल नंबर अगर बच्चे नोट करना चाहें तो नोट कर लें, 9903080825, 9903080825 व्हाट्सएप एंड मोबाइल नंबर एसके कुशवाहा, कोई भी कर देगा उसको जोड़ा जाएगा। और अब 4-5 मिनट बाकी है, तो पुष्कर साहब आपने बहुत बढ़िया एडवाइस किया। हेलो हेलो जी सर, हाँ बोलिए। चैटिंग बॉक्स में ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया हूँ, उससे आप जुड़ सकते हैं, कोई भी जगह इंटरेस्टेड। कोई नेता मैडम, कोई भी पुष्कर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज माइक अनम्यूट करके बोले, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज एनीवन कैन टेल। नमस्कार सर, बीके मौर्य बोल रहा हूँ।
पुष्कर जी का सुन करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो समाज में हिंदी इंग्लिश की जो हीन भावना है बच्चों में हमारे, वो दूर होगी और उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि भैया ऐसा नहीं कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन ये जरूरी है कि हमें जब ग्लोबलाइजेशन जाना है, जब हमें अच्छी पोस्ट पे जाना है, हमारे दुनिया को समझना है, तो उसमें कम से कम एक स्टैंडर्ड भाषा तो जरूरी, इंग्लिश तो जरूरी होनी चाहिए। इस बात पे आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा इंस्पायरेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा नहीं बोलने हुए अपना समाप्त करता हूँ। कोई और बोलना चाहे प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज सीखने को मिला। और सर आपका स्वागत है, इलाहाबाद आए तो जरूर हम लोगों से मिले। हाँ मैं आऊंगा। मेरा घर जी जरूर सर, थैंक यू। कोई और प्लीज। हेलो हाँ जी नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मौर्य बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। जी नमस्ते सर। नमस्ते। ये आज का सेशन मैं स्पेशली ज्वाइन किया हूँ आप लोगों को सुनने के लिए और आप लोगों से बहुत कुछ जानने के लिए। ये सेशन बहुत अच्छा रहा और जो अभी एस्पायरेंट है उनको तो गाइडलाइन मिलेगा ही, बाकी जो जनरेशन अभी आ रही है आगे उसके लिए एक बहुत बड़ा गाइडलाइन होगा कि आप अपनी पढ़ाई कैसे और किस दिशा में करें, क्योंकि नॉर्मली लोग पढ़ाई की लंबाई तो नापते हैं, बाकी गहराई बहुत कम लोग नाप पाते हैं। तो डिग्रियां होती हैं और डिग्रियों का उपयोग नहीं हो पाता है उनके वास्तविक जीवन में। तो ये आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं पूरा सेशन कर आपसे तो ऑफकोर्स नहीं उतना परिचित हूँ, शिव कुमार जी से परिचित हूँ, मिलेंगे या पर्सनली बात करेंगे। थैंक यू। जी सर जी, मैं आपका नंबर ले लूंगा सर से। ठीक है जी, ठीक है। हेलो जी, ये ओम प्रकाश जी हैं, अहमदाबाद में बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट हैं, बढ़िया काम करते हैं। नंबर रहेगा जी, प्लीज। जी हेलो नमस्कार सर, मैं डॉक्टर उमाकांत बोल रहा हूँ विश्व भारती यूनिवर्सिटी से, वेस्ट बंगाल से। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत बेहतरीन सेशन के लिए। और निश्चित रूप से जो भी अभ्यर्थी हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भविष्य में निश्चित रूप से ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दरअसल ये मेरा जस्ट ये दूसरा मीटिंग है, लास्ट जो वीक था उसमें हमने ज्वाइन किया था मीटिंग और काफ़ी बेहतर लगा। और आप लोग के जो प्रयास हैं इस दिशा में, जो अभ्यर्थी हैं, जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, इनको फैसिलिटेट करने में बहुत ही सराहनीय है। और इसमें सर चाहता हूं कि मैं भी जो है इसमें कुछ योगदान करूं। और एक मेरा थोड़ा सा विनम्र जो है निवेदन है आप लोगों से कि जो यूपीएससी या पीसीएस के जो एग्जामिनेशन हैं उसमें जीएस का पेपर आता है, और जीएस के पेपर में जैसे अभी सर बता रहे थे कि उमाकांत जी 1 मिनट है, अगले सेशन के बाद आपको भी रखना है क्योंकि आपके बारे में पिछली बार मेरी बात हुई थी। जी हाँ, तो जस्ट अब ये सेशन शायद खत्म होगा, आप कंटिन्यू कीजिए, आपका गाइडेंस चाहिए बच्चों को प्लीज। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जीएस पेपर में जो है बहुत सारे